Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will continue our discussion on Mauryan Empire. आज हम लोग इसी में अपना अगला सेक्शन मौर्यन सोसाइटी एंड रिलीजन के ऊपर डिस्कशन करेंगे. सो लेट वी स्टार्ट आवर डिस्कशन. सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाज बेस्ड ऑन वर्णा सिस्टम. तो वर्णा सिस्टम के ऊपर बेस्ड था सोशल ऑर्गेनाइजेशन. कौटिल्य एन्यूमरेट्स ड्यूटीज ऑफ 4 कास्ट. The Brahmins enjoyed the highest position with several concessions and privileges. तो जो वर्णा सिस्टम था उसको 4 भागों में, दैट मीन्स 4 कास्ट के अंदर बांटा गया था. ऑक्यूपेशन के बेस पे वर्णा सिस्टम चल रहा था. एंड ब्राह्मण्स जो थे देवर एट द हाईएस्ट पोजीशन. उन्होंने वर्णा सिस्टम को इस तरीके से बना दिया था कि ज्यादातर जो प्रिविलेजेस और कंसेशंस थे वो ब्राह्मण्स को मिलेंगे. इवन इन लीगल सिस्टम जो ब्राह्मणिकल लॉ बुक्स बनाई गई थी उसके अंदर भी ब्राह्मण्स को ज्यादा प्रिविलेजेस दी गई. फॉर एग्जाम्पल, अगर सेम तरह का क्राइम एक ब्राह्मण करता है और एक शूद्र करता है तो ब्राह्मण्स की जो पनिशमेंट होगी दैट वुड नॉट बी दैट सीवियर एज ऑफ अ शूद्रा. सो द फर्स्ट 3 कास्ट वर द्विजा, दैट मीन्स ट्वाइस बोर्न, and were considered superior to Shudras and outcasts. Castes such as Chandalas and Swapakas were untouchables and were supposed to live outside the village. तो जो कास्ट सिस्टम था जो 4 भागों में बटा था, उसके अलावा भी कुछ कास्ट ऐसी थी जो जिनको वर्णा सिस्टम के अंदर जगह ही नहीं मिली थी. दे वर नोन एज आउटकास्ट एंड दे वर अनटचेबल्स. तो इसमें एग्जाम्पल्स है हमारे पास चंडालास और स्वपकास के. वो लोग गांव के बाहर रहते थे. दे वर नॉट अलाउड टू लिव इनसाइड द विलेज. तो whenever they had to come to the village, they had to alert the villagers before coming to the village. Then intercaste marriages were forbidden. तो जो एक आइडियल सोसाइटी थी उसके अंदर इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउ नहीं की गई थी. Then Vishti was imposed on Shudras and Vishti Vandakas were government servants to look after this system. So that means गवर्नमेंट ने खुद ही फोर्स लेबर लगानी शुरू कर दी थी और उसका मेजर इंपैक्ट शूद्रास के ऊपर था. विष्टि वंदका से एक कैटेगरी थी गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जो इसकी देख रेख कर रही थी. तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इसमें यह था कि वो शूद्रास का यूज करके विष्टि के थ्रू दे वर एक्सपेंडिंग द एग्रीकल्चरल लैंड. तो एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सपेंशन होता था जिससे कि प्रोडक्शन भी बढ़ता था और प्रोडक्शन बढ़ने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ रहा था. सो गवर्नमेंट का ये इंटरेस्ट था शूद्रास को यूज करने में जब वो विष्टि में शूद्रास को यूज कर रहे थे. देन वेजेस फॉर आर्टिसंस वर फिक्स्ड एज एविडेंट फ्रॉम अर्थशास्त्र. ये हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं इसका कि वेजेस आर्टिसंस के फिक्स थे और जो वेजेस नॉर्मल आर्टिसंस के थे जो गांव में या फिर शहरों में काम कर रहे थे उनके वेजेस ज्यादा अच्छे नहीं थे. बट द आर्टिसंस हु वर एंगेज्ड इन रॉयल हाउस उनके वेजेस काफी ज्यादा अच्छे दिखाए गए हैं अर्थशास्त्र में. देन स्लेव्स वर मोस्टली शूद्रास. कौटिल्य रेफर्स टू अहिटकास. ये एक टर्म है अहिटकास, द मॉर्गेज मेंबर्स ऑफ हायर वर्नास बट लॉ फॉर देम वर लिबरल. तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि लीगल सिस्टम में भी हायर कास्ट के लिए जो लॉ था दैट वाज लिबरल, लेकिन शूद्रास के लिए दैट वाज डिफरेंट. तो इसी में कौटिल्य रेफर कर रहे हैं अहिटकास को. तो अहिटकास was members of higher varnas जो कि मॉर्गेज हो चुके थे तो उनके लिए लॉ लिबरल थे. Then law books forbade right of inheritance to women but married women had sole right on स्त्रीधन. तो सिर्फ स्त्रीधन के ऊपर उसका राइट था और उसका सोल राइट था उसके ऊपर. उसके अलावा she did not have any kind of right to inheritance. Then Megasthenes states that Indian society was divided into 7 classes and slavery does not exist in Indian society. तो ये कहते हैं कि सोसाइटी 7 भागों में बटी है. ये हमने पहले देख लिया था मेगास्थनीज इंडिका जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसका. एंड देन स्लेवरी भी एग्जिस्ट नहीं करती. तो उस समय भी ये पॉइंट पे हमने एम्फसाइज किया था कि मेगास्थनीज इंडियन स्लेवरी को कंपेयर करा यूरोपियन स्लेवरी से. तो ही वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट अ काइंड ऑफ स्लेवरी विच वाज एग्जिस्टिंग इन यूरोप. लेकिन वैसी स्लेवरी इंडियन सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी. दैट इज द रीजन ही वाज अनेबल टू नो वेदर देयर वाज एनी काइंड ऑफ स्लेवरी सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी. लेकिन दूसरे हमारे पास और सोर्सेस है जिससे ये एविडेंस हमें मिलता है कि स्लेवरी एग्जिस्ट कर रही थी इंडियन सोसाइटी में. देन 7 क्लासेस इंक्लूडेड फिलोसोफर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, हंटर्स एंड हर्ड्समैन, ट्रेडर्स, सोल्जर्स, ओवरसियर्स एंड काउंसलर्स एंड असेसर्स ऑफ द किंग.
तो ये 7 कैटेगरी के अंदर इंडियन सोसाइटी को बांटा गया था, जो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में दिखाया है। देन पीपल ऑफ मौर्यन एम्पायर वर लिविंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू आयरन यूजिंग पॉपुलेशन ऑफ हाईली अर्बनाइज्ड पाटलिपुत्र। तो ये बात हम पहले भी हमने की है कि सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी। एक तो मौर्यन एम्पायर बहुत ज्यादा वास्ट था, तो वास्टनेस होने की वजह से रीजनल डिफरेंसेस भी थे। उसके अलावा विद इन अ रीजन अलग अलग कल्चरल डेवलपमेंट पे लोग रह रहे थे। तो कुछ लोग जैसे कि जो फॉरेस्ट पीपल थे, देवर रिलाइंग ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग एंड अदर सच एक्टिविटीज। और उसके अलावा जो अर्बनाइज्ड एरिया में, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं, वो आयरन का यूज भी कर रहे थे और काफी सोफिस्टिकेटेड टूल्स का यूज कर रहे थे। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन various categories of people who were living in the Mauryan Empire. Then the state used various means as expansion of agriculture, winning over tribal chiefs, sowing dissension within the tribe, etc. to break the tribal strength. तो ट्राइबल्स जो थे, they were kind of hurdle for the development of agriculture, क्योंकि वो कुछ ऐसे लैंड थे, फॉरेस्ट लैंड थे, जिनके ऊपर ट्राइबल्स का ही प्रभुत्व था। तो उस तरह के लैंड्स में भी पेनिट्रेट करने के लिए स्टेट ने कोशिश की, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करने की कोशिश की, या तो अपने जो खुद की स्टेट मशीनरी थी उसका यूज किया, अदरवाइज ट्राइबल्स का ही यूज करके उन्होंने एक्सपेंशन करने की कोशिश की एग्रीकल्चर में। और जिन ट्राइबल्स ने उनकी बात नहीं मानी, उस तरह के ट्राइब्स के अंदर उन्होंने डिसेंशन लगाने की कोशिश की, ताकि अलग अलग टुकड़ों में ट्राइब्स बढ़ जाए और उनकी पावर कम हो जाए। तो इस तरह से स्टेट ने यूज किया अपनी पावर को टू एक्सपैंड एग्रीकल्चर इन दीज एरियाज ऑल्सो, और ट्राइबल्स की स्ट्रेंथ को भी कम करने की कोशिश की। देन एजुकेशन पे आते हैं। एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड बाय ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज एट तक्षशिला, उज्जैनी एंड वाराणसी वर फेमस फॉर एजुकेशन। तो ये तो हो गई फॉर्मल एजुकेशन की बात कि ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में एजुकेशन मिल रही थी, और ये हमने कुछ मोनेस्ट्रीज के नाम भी यहाँ पे मेंशन किए हैं जो उस समय फेमस थी और इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज थी उस समय की। Then technical education was provided within the family or in associated guild. तो गिल्ड की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टेक्निकल एजुकेशन देने की, और विद इन द फैमिली, क्योंकि फैमिली सेम ही ऑक्यूपेशन कर रही है तो फैमिली भी टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करती थी। तो जो गिल्ड थी उस समय, तो गिल्ड ने ये इंश्योर किया कि वो कौन किसी प्रोफेशन में आ सकता है या कौन नहीं आ सकता, वो गिल्ड तय करती थी। तो अगर एक फैमिली के अंदर एक ऑक्यूपेशन चल रहा है, तो ऑब्वियसली दे कैन टेक दैट प्रोफेशन इन द अर्लियर इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। तो गिल्ड एक तरह से इसको हेरिडिटरी बनाने की कोशिश करती थी एक प्रोफेशन को। देन वैदिक रिलीजन, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड आजीविकास वर prominent religions or sects. The existence of several sects and religions may have led to tensions in the society, because देखिए आइडियाज सबके डिफरेंट थे। तो हमने तो यहाँ पे सिर्फ बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका जैसे रिलीजन की ही बात की है। इसके अलावा देयर वर मेनी अदर रिलीजन्स हु वर एक्सट्रीम इन देयर आइडियाज। तो इस तरह से एक्सट्रीम भी है और बिल्कुल भी आपस में उनके डिफरेंसेस हैं। तो एक दूसरे पोल पे है एंड दूसरी रिलीजन के आइडियाज दूसरे पोल पे हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर उस समय टेंशन रही होगी। ये हमें इस बात से भी पता चलता है कि अशोका किस तरीके से, किस इंटेंसिटी से अपने धर्म को प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे थे टू ब्रिंग इन टॉलरेंस विद इन द सोसाइटी। देन बुद्धिज्म स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन द 4th century BC. With expansion, Buddhism also witnessed rift within itself. Third Buddhist Council was convened at Patliputra to exclude dissidents and unite the Sangha. Decision was also taken to send missionaries to propagate the idea of Buddhism. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के समय पे ही ये बुलाई गई थी, और इसमें ये पाटलिपुत्र में जो डिसिडेंट्स थे बुद्धिज्म के अंदर ही, उनको संघा से निकाल दिया गया और संघा को यूनाइट करने की कोशिश की गई। और हमने पहले भी देखा है कि अशोका ने मिशनरी सेंड किए थे टू सेंट्रल एशिया, टू श्रीलंका, टू सम पार्ट्स ऑफ चाइना की ये बुद्धिज्म को एक्सपैंड किया जा सके। इवन अपने सन और डॉटर को महेंद्र एंड संघमित्रा, उनको भी इन्होंने भेजा था टू श्रीलंका टू प्रीच द आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म। देन अशोकन इंस्क्रिप्शंस रेफर टू जैनास एज नीर ग्रंथास। तो ये एक दूसरी श्रमण
जो कम्युनिटी थी, श्रमण रिलीजन थी, दैट वाज जैनस, उनको निर्ग्रंथा करके अशोकन इंस्क्रिप्शंस में रेफर किया है। निर्ग्रंथस का मीनिंग है जिन्होंने अपने वर्ल्डली टाइज तोड़ दिए हैं, हु हैव ब्रोकन दी वर्ल्डली टाइज। देन जैनिज्म इन कंपैरिजन टू बुद्धिज्म कुड नॉट एक्सपैंड much outside urban areas and merchant communities due to its extreme ideas of non-violence and asceticism। तो बुद्धिज्म जो कि मिडिल पाथ का बात करती थी वो पॉपुलर हो गई एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटीज के अंदर भी, देन क्षत्रिय कम्युनिटीज के अंदर भी, एंड देन मर्चेंट कम्युनिटीज के अंदर भी। लेकिन जैनिज्म क्योंकि एक्सट्रीम नॉन वायलेंस की बात करती थी, एक्सट्रीम एसेटिसिज्म की बात करती थी, और दूसरी ओर आजीविका एक्सट्रीम मटेरियलिज्म की बात करती थी, तो इनको ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। हालांकि जैनिज्म को पॉपुलैरिटी विद इन द मर्चेंट कम्युनिटी काफी ज्यादा मिली थी, और अर्बन एरियाज के अंदर जैनिज्म काफी पॉपुलर थी। देन कौटिल्य रेकमेंडेड वैदिक सैक्रिफाइसेस टू बी परफॉर्म्ड बाय द रूलर। वैदिक सैक्रिफाइसेस का रिकमेंडेशन देते हैं कौटिल्य। Then prominence of Ajivikas is evident from the caves of Nagarjuni, which were dedicated to them during the rule of Ashoka and his grandson Dashrath। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नागरजुनी की केव्स में आजीविका के लिए भी केव्स डेडिकेटेड हैं, और ये किस समय में थी? अशोका एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ। अर्थशास्त्र मेंशंस सेवरल डेटीज इंक्लूडिंग शिवा एंड समकर्षणा बीइंग वर्शिप्ड इन टेम्पल्स। तो ये टेम्पल्स में वर्शिप की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स थोड़े बहुत लेवल पे टेम्पल वर्शिप शुरू हो चुकी होगी, इसीलिए अर्थशास्त्र में इसका मेंशन आता है। और शिवा एंड समकर्षण के वर्शिप का मेंशन टेम्पल्स के अंदर हमें यहाँ पे मिलता है। देन इट ऑल्सो मेंशंस श्री, लेटर आइडेंटिफाइड एज श्री लक्ष्मी, वाइफ ऑफ विष्णु। Then Kautilya also refers to belief in various malevolent spirits, magical practices and superstitions। तो ये विद इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी की भी बात कर रहे हैं, और कुछ जैसे फॉरेस्ट पीपल है और ट्राइबल्स है, उनके अंदर कुछ अलग तरह की प्रैक्टिसेस चल रही थी। तो मे बी कौटिल्य वाज रेफरिंग टू दीज प्रैक्टिसेस व्हेन ही सेज अबाउट मेलेवोलेंट स्पिरिट्स एंड मैजिकल प्रैक्टिसेस। देन मेगास्थनीज स्पीक्स ऑफ हेरेकल्स बीइंग वर्शिप्ड इन मथुरा रीजन। तो हेरेकल्स की बात करते हैं मेगास्थनीज की, उनको भी वर्शिप किया जा रहा है, और कुछ हिस्टोरियंस इस हेरेकल्स को एसोसिएट करते हैं विद वासुदेव एंड कृष्णा। तो उनका कहना है कि हेरेकल्स और कोई नहीं है, मेगास्थनीज जिनके बारे में बोल रहे हैं वो इंडियन कृष्णा या वासुदेव ही है। तो ये हमारा सोसाइटी एंड रिलीजन हो गया है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। तो ये हम लोग देख लेते हैं हमने आज क्या क्या डिस्कशन किया है। इन द स्टार्टिंग वी डिस्कस्ड अबाउट कि वर्ना सिस्टम चल रहा था, वर्ना सिस्टम के अंदर आउटकास्ट भी थे एंड इंटरकास्ट मैरिजेस वर फॉरबिडन। देन वी टॉक्ड अबाउट विष्टि, विष्टि का इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट के लिए क्या था। कौटिल्य ने आहिटकास के बारे में भी रेफरेंस दिया है, वो टर्म का मीनिंग क्या है। देन अबाउट द विमेन, विमेन का लॉ ऑफ ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस किस तरीके का था या नहीं था, वो हमने देखा। देन मेगास्थनीज ने सोसाइटी को कैसे डिवाइड किया है अपनी इंडिका में, वो हमने देखा। देन अबाउट द डाइवर्सिटी विद इन द मौर्यन एम्पायर, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट एजुकेशन सिस्टम और किस तरीके से चल रहा था उस समय। एंड देन बुद्धिज्म के स्प्रेड के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया। एंड देन अबाउट जैनिज्म क्यों ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट आजीविकास, जो थोड़े बहुत एविडेंसेस हमें उनके बारे में मिलते हैं। एंड देन कि कौन कौन से गॉड्स इनके अलावा वर्शिप उस समय हो रहे थे, वो हमने थोड़ा थोड़ा जो रेफरेंस अर्थशास्त्र और इंडिका से हमें मिलता है उसको हमने डिस्कशन कर लिया। सो वी विल discuss art and architecture in our next session. Thank you very much for now and have a very nice day.